अस्सलाम वालेकुम। रोज शरीफ पढ़ो। कल वाली क्लास में आने से पहले मैं फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से नोट लेते हैं ओके से मैं आज रात तक इंशाल्लाह कर दूंगा उसको सेंड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या लोगों का सवाल कर रहा था शायद कोई, मुझे लगता है नहीं कर रहा था जो है जी खुद ही कर लेंगे वैसे ही कैसे ही। हाँ वो तो ऐसे ही है। नहीं यार बुरा मान गया। एक और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ये तो मैंने होमवर्क देना। नहीं यार तो होमवर्क देना ना, ये तो आपने करना है, मैं करूंगा डिस्कस। अब क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क दिया था, करूंगा डिस्कस में। क्वेश्चन कौन सा कर रहा था मैं? 12। ये कहाँ तक कर दिया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर दिया था पूरा 1031। हाँ ठीक है। स्प्रिंग 17 था शायद। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भूल भाल गए होंगे आप सारा कुछ, तो फिर सवाल दोबारा पढ़ लें। एसी चल क्यों रहा है? चल ही क्यों रहा है कह रहा हूँ, बंद कर दो यार। हैं? गर्मी है? नहीं यार ये कर दो, बंद कर दो यार, कर दो बंद कर दो। वो खोल दे यार, दरवाजा खोल दे। को पढ़ भी रहा है कि नहीं? इसमें एरर था पीपीई से रिलेटेड,
तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो पीपी का जो अकाउंट बनाना पड़ेगा वो फिर इस एरर को सामने रख के देखना पड़ेगा। वर्किंग पता नहीं कौन सी 2। अच्छा, अभी जो पीपी है मैं इसमें इकट्ठा ही अकाउंट बना रहा हूँ, अदरवाइज इक्विपमेंट, व्हीकल, बिल्डिंग, इन सब के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनका इकट्ठे ही बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इकट्ठे, तो इसलिए मैं डेप्रिसिएशन इकट्ठे होने की वजह से इन सबको इकट्ठे ही रख रहा हूँ। हाँ, लैंड अलग रख लें, उसको अलग कर लें, उस पर डेप्शन नहीं होती, तो बाकी सारे लिख लें। बिल्डिंग का बीडी क्या है? 417120। और क्या है? व्हीकल का बीडी क्या है? 8 लाख। और क्या है? इक्विपमेंट का बीडी क्या है जी? 2112000। और क्या है? चले वो 2 लेते हैं। सीडी। अच्छा, अब बिल्डिंग का हम लोग इस वक्त जो कैश फ्लो बना रहे हैं वो सब सही करके चीजें बना रहे हैं। जैसे प्रॉफिट ठीक करके लिखा, तो बिल्डिंग भी तो गलत ही आ रहा है ना सीडी। क्यों? क्योंकि उसने जो रिपेयर्स थी वो बिल्डिंग में डेबिट की नहीं है, तो इसलिए सीडी गलत आ रहा है। फिर तो सीडी में से 50 निकाल के लिखेंगे फिर अब हम। तो बिल्डिंग 50 जी 00, क्योंकि इसमें 50,000 गलत है जो डेबिट हुआ है, तो वो निकाल देते हैं ताकि सही निकले सब कुछ। 600। व्हीकल में कोई गलती थी? नहीं, व्हीकल का सीडी 600,000। इक्विपमेंट में गलती थी? जी गलती थी। क्या गलती थी? कल मैंने वो करेक्ट और रॉन्ग एंट्रीज बना के दिखाई थी। पीपी में 30,000 बिला वजह क्रेडिट कर दिया था, तो क्रेडिट कर दिया था तो कम हो गया ना, तो ठीक करना है तो 30 बढ़ा के लिख लेते हैं। तो इक्विपमेंट की सीडी हो जाएगी 1673 हो जाएगा। मैंने आपको ना वो करेक्ट और रॉन्ग एंट्रीज बना के दिखाई थी। तो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला था वो बिला वजह पीपी में क्रेडिट कर दिया, तो उससे पीपी कम आ रहा है, तो उसको बढ़ा दिया। अब ये सही है। कितना आगे? क्या 100। ये 2 गलतियां थी, उनको ठीक करके लिखा। तो कैश फ्लो के सवाल में जो एरर है हम उसको ठीक करके सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये 2 एरर थे पीपी में। और क्या पता है इसके बारे में? डिस्पोजल है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितनी? 9325। डिस्पोजल इक्विपमेंट कितना? 70,000। और ट्रांसफर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से बिल्डिंग को ट्रांसफर हुआ है कितना? 12 लाख। और बस अब देखें इसको बैलेंस करके। बैलेंस है? अरे फिर तो टाइम जाए हुआ है, तो उसमें कोई एडिशन नहीं। तो बस फिर जो लैंड बेची है, सेल ऑफ लैंड, लैंड कितने की बेची है? लैंड बेची है कि नहीं बेची? नहीं बेची भाई। बेची है तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आ रहा है ना। देखें जी, लैंड का बीडी कितना? 666 6 और CD 778 अब ये कम हुई है तो डेप्रिशिएट हो गई होगी, रीवैल्यूएशन भी कहीं नहीं है, तो फिर किधर की लैंड? फिर बेची ही होगी। 182 फिर 2 1821600 और ये गेन पे बेची है। तो बेशक डिस्पोजल अकाउंट बना के देख लें,
इतनी वैल्यू वाली लैंड अगर प्रॉफिट पे बेची है, कितने प्रॉफिट पे? 168,960। तो फिर कितने की बेची होगी? 199,0,560। ये लैंड इतने की बेची। और भी बेचा है कुछ? हाँ जी, इक्विपमेंट इंश्योरेंस वालों ने तरस खा के पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए? 30,000। और खरीदा कुछ नहीं है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? आपको बताया था कि नॉन करंट एसेट्स को अच्छी तरह देख लें। तो हमें नॉन करंट एसेट्स देख के पता चल रहा है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का टी अकाउंट बना लेते हैं। BD 1821 और CD 1478,400। और सवाल में कुछ बताया उसके बारे में? ये ट्रांसफर, ये अब इसको बैलेंस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर और किया है। 856800। हाँ जी, और इन्वेस्टिंग में कुछ? हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स आपसे कहा था खंगाल लें अच्छी तरह। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स देख के पता चल रहा है बढ़ गए, तो मजीद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जमा कराए होंगे। 132। ये दोनों के बैलेंस के डिफरेंस से पता चल रहा है। नॉन करंट एसेट्स बस। वन 0317610। ठीक है, अच्छा ठीक है, 60। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
जी जाग रहे हैं या कैश फ्लो मैं ही करे जा रहा हूँ? खत्म है? चलो शुक्रिया है। कौन सा? वो तो होमवर्क देना है ना आज। नहीं तो अभी मैंने मेरी तरफ से तो खत्म है ना, वो होमवर्क तो डिस्कस कर ही लेता हूँ। लगता है जिंदगी में भाई वही सवाल किया कर जाए। कैपिटल और प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, बस डिफरेंस देख के पता चल जाएगा। हाँ जी, 2 लाख कैपिटल से आ रहा है और 3 लाख कुछ प्रीमियम से आ रहा है, तो इशू ऑफ शेयर्स। और ये इतना ऑब्वियस है कि अगर आप बेशक इसकी वर्किंग ना भी दिखाएं तो बुरा नहीं मानेगा पेपर मार्कर। इशू ऑफ शेयर्स, या अगर आपके खुद जमीन को अजीब लग रहा हो तो आप मैक्सिमम बेशक ये कर लें कि 10 546 832 माइनस 10, ये क्या किया मैंने? दोनों को मिला लिया, दोनों को मिला के बैलेंसिंग फिगर निकलती है ना, ये भी ठीक है। कितना जी? 46832। और फाइनेंसिंग में क्या आता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड का जिक्र नहीं है तो हम फिर भी रिटेन अर्निंग्स बना लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स का बीडी 366 5280 बस। पैट हाँ जी, पैट टैक्स तो है नहीं, तो भाई पीबीटी है ना। 150594। अच्छा, आप इसमें रिटेन अर्निंग में ना 2 काम कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। इसमें से हम फाइंड क्या कर रहे हैं? डिविडेंड। इसमें 4 ही चीजें, बीडी है, ये है, डिविडेंड है, ये गलत है, तो इस गलती का इफेक्ट इन दोनों में से किस पे पड़ा होगा? सीडी पे ना। डिविडेंड पे क्यों पड़ा होगा भाई? देखें, अकाउंटेंट ने जो भी किया हुआ है इस वक्त, अगर ये गलत निकाला था उसने, तो इसमें से इस गलती का इफेक्ट और किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। मतलब पैट गलत निकाला था, डिविडेंड भी गलत आ गया होगा, सीडी पे आ रहा होगा बस। डिविडेंड का पैट से थोड़ी कोई ताल्लुक है। डिविडेंड कैलकुलेट होता है कैसे? वो तो कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो अगर अकाउंटेंट ने ये गलती की भी थी कि पैट गलत निकाला होगा, तो इस गलती का असर इस पे आ रहा होगा कि डिविडेंड पे भी आ रहा होगा? सिर्फ सीडी पे ही आ रहा होगा। आप अभी ये मत सोचिए कि अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो गलत होगा तो डिविडेंड बैलेंसिंग भी गलत निकलेगा। नहीं, मैं अभी हम क्या करेंगे ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं अकाउंटेंट ने जो भी अकाउंटिंग की थी, पैट उसने गलत कैलकुलेट किया था, इस गलती का असर सीडी पे आया होगा या डिविडेंड पे भी आया होगा? सीडी पे आया होगा ना, है ना? तो अगर आप बेशक ये भी कर लेना कि गलत पैट और गलत सीडी ही लिख दें, तो भी बैलेंसिंग करके डिविडेंड सही निकलेगा। नहीं समझेगा? चले दोनों करके दिखाता हूँ। सीडी, अब मैंने पैट चूंकि सही लिखा है तो सीडी भी सही वाला लिखता हूँ। बैलेंस शीट में कितना है? 3395 912228। इसमें एक हमने ये किया कि 50,000 एक्सपेंस बनाया और एक ये किया कि 30,000 को पैट। ये 2 ही गलतियाँ ठीक की थी प्रॉफिट में, ये 2 ही गलतियाँ ठीक की है ना। तो प्रॉफिट ठीक करेंगे तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग भी तो ठीक करेंगे। सही क्लोजिंग कितनी आ गई? 33712228। अब बैलेंस करें 18 लाख। मैं पहले कह रहा था कि अगर आप यहां पर गलत पैट लिख दें और गलत वाला ही सीडी लिख दें, फिर भी बैलेंस करें तो डिविडेंड सही ही वाला निकलेगा। तो इसका मतलब वर्किंग में गलतियां ठीक किए बगैर चल रहे हैं? नहीं, इसमें तो चीज ही एक थी ना। पीपी में तो मजबूरी थी गलतियां ठीक करना, इसमें तो पता नहीं और क्या होता। तो इसलिए जनरली आप गलतियां ठीक करके ही सवाल चलाइए।
ये तो सिर्फ इसमें काम चल सकता था, इसलिए बता रहा हूँ जिन लोगों को भी ये बात हजम हो जाए कि इसमें तो है ही सिर्फ डिविडेंड पैट, तो अगर ये गलत वाली फिगर्स भी लिखते हैं फिर भी डिविडेंड ठीक निकल आएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, सही चीजें ही लिखनी। इसको ठीक कैसे किया, ये प्रॉफिट को ठीक कैसे किया था तो देखो ना, देखो जरा कैश फ्लो की पहली लाइन देखो, कैश फ्लो की पहली लाइन पीबीटी, उसमें क्या क्या किया था? 50,000 लेस किया और 30,000 तो प्रॉफिट इतने से ठीक किया था ना, तो यही असर रिटेन अर्निंग में भी तो करेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट ही तो ठीक होकर रिटेन अर्निंग में आएगा, तो यही गलती रिटेन अर्निंग में भी थी, इसलिए उसको भी ठीक करेंगे। तो डिविडेंड पेड आ गया 18 लाख। और फाइनेंसिंग में लोन है जी, शॉर्ट टर्म लोन भी है, लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म तो वैसे ही है, शॉर्ट टर्म में इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, बस देख के नजर आ रहा है कि काम हुआ है। तो क्यों कम हुआ? पे ही किया होगा। $2 लाख पूरा। One 4 5 3 1 6 8 cash outflow from financing activities, operating, investing, financing. 6 1 0 3 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया नेट कैश इनफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर, कैश है और बस कैश है। 84480 694 8 टैली कर रहा है, चले टैली कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 6 हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया था होमवर्क। मसले होंगे ज़्यादा है नहीं, चले बताता हूँ, सारे कुछ बताता हूँ। 5 हो गया, 6 हो जाएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 आज का होमवर्क है। ड्रम लिमिटेड, ये अकाउंटेंट ने कैश फ्लो बनाई है, अभी बोंगियाँ मारता रहे तो आपको कहा है कि जरा सही करके कैश फ्लो बना दे। तो ये बड़ा डिफरेंट स्टाइल का सवाल है, तो मुश्किल नहीं है इतना, क्योंकि मुश्किल इसलिए लगेगा स्टूडेंट को कि डिफरेंट है, तो है ना। तो इसलिए आप लोग इस सवाल को पूरी ट्राई करें। 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, बहुत है वैसे। बाकी भी जितने आपका दिलो करना चाहें करें। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्या कौन बोला 9? क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है आपका। अभी मैं 6 करता हूँ डिस्कस, और टाइम लग गया मेरा ज़्यादा, तो एरर्स तो नहीं शुरू कर पाया। अभी एमसीक्यूज करते हैं इसके कैश फ्लो के। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 में
क्वेश्चन 6 किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में इनकम स्टेटमेंट तो नहीं है, तो पीबीटी फिर हमें रिटेन अर्निंग से निकालना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग बीडी 260। क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो बस जो पैड निकलेगा वही पीबीटी ही होगा। डिविडेंड का कहीं सवाल में जिक्र है? लेकिन डिविडेंड हम लोग रिटेन अर्निंग्स बना के ढूंढते थे, तो अब डिविडेंड का जिक्र भी नहीं है और रिटेन अर्निंग से तो हम पैड निकालने लगे, तो इसलिए डिविडेंड फिर नहीं होगा। ये बैलेंस करके जरूर पैड ही होता, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पीपीई को रीवैल्यू किया था, तो फिर सरप्लस का अकाउंट टैली होना चाहिए था। ये पहले भी मैंने आपको ना एक सिर्फ क्रॉस चेक के टैली करने के लिए एक वर्किंग बना के दिखाई थी उधर, उसको नुक्कड़ में। सरप्लस आपको बीडी दिया हुआ है 200 और सीडी दिया है कितना 215। पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि पीपीई इस साल रीवैल्यू हुआ था, पीपीई डेबिट 80, लेकिन ये सारा क्रेडिट सरप्लस में नहीं हुआ था। इसमें से जो 35 है वो पुराना को यकीनन लॉस रिवर्स हुआ होगा, बाकी सरप्लस में गया होगा 45। इसका भी और आगे भी काम आएगा। तो सरप्लस में पीपीई 80 नहीं 45 आया होगा। अब सरप्लस पीपीई का ही होना था और क्या होना था, तो पीपी का जो होना था वो बता दिया। पॉइंट नंबर 2, एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30 जून 20, पीपी जो पीपी का होना था बता दिया। अब भी ये टैली नहीं कर रहा। अब आप इसको बैलेंस करके देखेंगे तो इस साइड पे 30 आता है। किधर गया ये फिर यकीनन रिटेन अर्निंग्स को ही ट्रांसफर हुआ होगा। अब यहां से निकलेगा प्रॉफिट 140 जी। अब इसमें सरप्लस आपको पॉइंट नंबर 2 इतनी डिटेल बता रहा है, तो ये सवाल चीख के बता रहा है कि बनाओ सरप्लस का अकाउंट। तो अब इन 2 सवालों से हम फिर एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जब रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाना पड़े तो सरप्लस पे भी बड़े ध्यान से नजर मार लेनी है। प्रॉफिट ओके। इसके बाद इसमें हमने चीजें ऐड करते जानी हैं। डेप्रिसिएशन आपको दी हुई थी 290 पॉइंट नंबर 4 में। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉस्ट मॉडल पे है। पॉइंट नंबर 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और वो कॉस्ट मॉडल पे ही है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अगर हम अकाउंट बनाएं तो बीडी है 120, सीडी 290, एडिशन खुद बता दी 180। अच्छा, इसमें ना आपको हिंट ये है कि जिस चीज की इंफॉर्मेशन वो खुद बता रहा है उसका अकाउंट जरूर बना के देखें। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है स्टूडेंट सोचता कि कभी किसी सवाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट को खास जरूरत तो पड़ी नहीं थी, छोड़ो रहने दो। जिस चीज की वो अदर इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो टी अकाउंट जरूर आपके हाथ से गुजरा, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो कोई ना कोई काम की बात होगी। तो इसलिए जिस चीज की इन्फॉर्मेशन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो जरूर आपने टी अकाउंट बना के देखना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बनाएंगे तो नजर आ रहा है कि अब ये बैलेंस नहीं है, क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट चाहिए। तो चूंकि कॉस्ट मॉडल पे है तो डेप्रिसिएशन तो हुई होगी। अगर आप अज्यूम करें क्या पता डेप्रिशिएट ना हुआ हो, डिस्पोजल हुआ हो, तो नहीं, ये वीक अजम्पशन है। कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट तो हुआ ही होगा, तो इसलिए डेप्रिसिएशन। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन। सवाल की डिस्कशन के दौरान जो कोई नई टिप्स आती हैं तो वो लिख लिया करें, काम की बातें होती हैं। क्या लिखेंगे? अभी मैंने 2 बातें बताई आपको। अगर प्रॉफिट रिटेन अर्निंग की वर्किंग करके निकालना पड़ रहा है तो सरप्लस भी साथ देख लें। और दूसरी बात ये बताई है कि जिस के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो आपने उसका टी अकाउंट जरूर बनाया हो।
चलिए, और बैड डेट नहीं है कहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ये ऐड हो जाएगा, और ऐड करने वाला लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं, लॉस नहीं है, लेस करने वालों पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड, यानी फुली डेप्रिशिएटेड है तो उसकी बुक वैल्यू 0 है, तो फिर जब उसको बेचा है 8 का तो ये सारा का सारा पे प्रॉफिट ही होगा, तो ये 8 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, ये लेस हो जाएगा। ये 8 वाला पॉइंट ओके, कोई मसला नहीं। 8 है, दोबारा बता दो, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होते होंगे? बिल्कुल हो चुके हैं पूरे डेप्रिशिएट, तो फिर बुक वैल्यू कितनी हो गई हुई है? 0। तो एक 0 बुक वैल्यू वाला एसेट अगर 8 मिलियन का बेच रहे हैं तो फिर सारा ही प्रॉफिट है, तो इसलिए ये 8 मिलियन प्रॉफिट है। तो क्या हुआ है? प्रॉफिट कितना कमाया है? तो प्रॉफिट ही बताया अभी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो नहीं आया। प्रॉफिट एंड डिस्पोजल तो 8 है ना, तो प्रॉफिट 8 है जो वहां से लेस हो जाएगा। और लेस करने वाली चीजों में ये रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल, लेस करने वाले मैंने फॉर्मेट में लिखा भी हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल, वो ये है। चलिए, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट एसेट्स में स्टॉक एंड ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट इनकम कहाँ थी? अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम, हाँ बिल्कुल, ये ऊपर से लेस होके और फिर नीचे रिसीव्ड के तौर पे ऐड होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए थी। लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इनकम 6 मिलियन, इसका कोई रिसीवेबल नहीं है तो इतना ही रिसीव हुआ होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम 6 मिलियन बिल्कुल सही है, ऊपर से लेस होके नीचे इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड फिर ऐड भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्टॉक एंड ट्रेड बढ़ रहा है, डेटर्स कोई प्रोविजन वगैरह नहीं, तो सिंपली इनका डिफरेंस है, बढ़ रहा है। प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, अब ये जो अदर रिसीवेबल्स हैं, ये पहले भी एक दफा पॉइंट आया था। पॉइंट नंबर 3, ये जो डेप्रिशिएटेड एसेट बेचा है 8 मिलियन का, कैश अभी इसमें से पूरा नहीं मिला, 3 मिलियन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, पेबल है, तो फिर वो बैलेंस शीट में कहाँ आ रहा होगा? अदर रिसीवेबल में ही आ रहा होगा। तो पीपीई बेच के जो रिसीवेबल आ रहा है उसका थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज दिखाते हैं, तो ये जो इस वक्त बैलेंस शीट में 14 नजर आ रहा है, इसमें ये 3 मिलावट है, अदर रिसीवेबल की बात कर रहा हूं, तो वो 3 निकाल के फिर इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। 3 मिलियन ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होती है? ये कैश इक्विवेलेंट है। असल में जो कैश इक्विवेलेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको 3 महीने के अंदर अंदर, बस आईएस ने इसको 3 महीने का टाइम दिया है कि ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और इसकी मैंने एक मिसाल आपको ट्रेजरी बिल्स बताई थी। ये 3 महीने मैक्सिमम मेच्योरिटी की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको हम लेते हैं कैश इक्विवेलेंट। नॉर्मली वर्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं को ही शो कर रहा होता है, लेकिन अब जब उसने सवाल में खुद क्लियर कर दिया कि ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है बैलेंस शीट में, पॉइंट नंबर 7 समझा रहा हूं, इसमें से 35 ऐसी हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो ये पॉइंट क्यों कह रहा है कि इसको कैश इक्विवेलेंट मानना है। हम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, वो तो सिर्फ नाम की वजह से कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वही होगी जो टेक्निकली कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको कहा था कि कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, टेक्निकली ये वो होती हैं जो 3 महीने के अंदर अंदर की बस मैच्योरिटी की होती है, तो हम उनको कैश जैसा मान लेते हैं। लेकिन इस सवाल में उसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वर्ड अगर लिखा होता, बस सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हम जरूर सारे को कैश इक्विवेलेंट लेते। लेकिन अब उसने क्लियर कर दिया कि इसमें से सिर्फ 35 ऐसा है जो कैश जैसा है, तो इसलिए फिर इस 35 को हम कैश जैसा समझेंगे, बाकी फिर एक नॉर्मल करंट एसेट होगा। इसको यहां भी इंक्रीज डिक्रीज में ले सकते हैं, और इसकी परचेज या सेल इन्वेस्टिंग में भी दिखा सकते हैं। मैं आपको सामने चलिए एमसीक्यू दिखा देंगे।
चलो इतनी देर में एक और पॉइंट बताता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये जो पीपीई आ रहा है इसका अकाउंट बना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पीपी बीडी 1200 सीडी 16। पॉइंट नंबर 1, 240 मिलियन का हमने इक्विपमेंट खरीदा शेयर इशू करके, तो कैश तो नहीं ना गया इसके लिए। 240 और नॉलेज के लिए आपको एक बात बता दूं, हुआ ये होगा कि इक्विपमेंट डेबिट 240, कैपिटल कितना क्रेडिट 200। क्यों 200? क्योंकि 2 मिलियन शेयर्स हैं जो इशू किए थे, तो जो बाकी ऊपर है वो प्रीमियम। चलिए, और इक्विपमेंट के बारे में क्या पता है? रिवैल्यूएशन, ये वाला रिवैल्यूएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन 290। इस डिस्पोजल का क्या करो? क्यों? क्योंकि जीरो बुक वैल्यू है, इसलिए कुछ भी नहीं। और बस यहाँ से एडिशन निकल आएगी। और ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताई हुई है, और सेल ऑफ पीपी में 8 दिखाएं या 5? 5, क्योंकि 8 में से 3 अभी कैश नहीं मिला, तो सेल में आ जाएगा 5। चलिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझा रहा था आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 60 और 48 है। अगर ये पॉइंट नंबर 7 ना लिखा होता तो हम जरूर इसको कैश इक्विवेलेंट मानते, लेकिन अब उसने डिटेल बता दी कि इतना है सिर्फ जो कैश इक्विवेलेंट लेना है, 35 और 20। तो 60 में से 35 निकाल दें और 48 में से 28। ये कैश इक्विवेलेंट नहीं, तो फिर ये बाकी करंट एसेट, तो आप इसकी इंक्रीज डिक्रीज भी दिखा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि चूंकि बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी दिखा सकते हैं, परचेज या सेल जो भी हो रही हो। चूंकि ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो आप इसको आम सादा करंट एसेट रहने दें और इसकी डिक्रीज इंक्रीज दिखा दें, या फिर वर्ड चूंकि इन्वेस्टमेंट साथ लिखा हुआ है तो आप इसकी परचेज या सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा सकते हैं। परचेज नहीं, कम हो रहा है, सेल होगी, तो आप इसकी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कह के 3 मिलियन दिखा सकते हैं, ये भी ठीक है। और इसको एक आम करंट एसेट मान के इंक्रीज डिक्रीज भी दिखा सकते हैं, लेकिन सारे को कैश इक्विवेलेंट नहीं मानना, क्योंकि अब उसने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि इतना है जिसको कैश जैसा कहना। और इसमें बताएं जो पूछना जिन्होंने भी किया है। क्या जी? हाँ, कैश दिया है, कैश दिया, कैश तो है ही। पूछना है उसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप कल करके आ रहे हैं, और ये जरा हम खड़का लें जल्दी से। है जी? नहीं, बीच में न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, बीच में न्यूमेरिकल बहुत सारे। हाँ जी, बोनस इशू की कहानी तो बहुत लंबी लिखी हुई है। बोनस इशू किया है, इस बोनस इशू का कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है? बोनस इशू का कोई इम्पैक्ट नहीं। फॉर द ईयर लॉस हुआ है, लेकिन पैसे फिर भी पड़े हुए हैं, पैसे फिर भी स्टार्ट पे जितने थे उससे ज्यादा पड़े हुए हैं, हुआ लॉस है। However, the balance in bank account at end of year is more than the balance at start of year. हुआ बिजनेस को लॉस है, लेकिन फिर भी पैसे ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं से पैसा आया होगा, तो यहाँ से आया होगा, क्योंकि यहाँ से पैसा जाता है, और क्रेडिट कस्टमर का टाइम पीरियड बढ़ा दें तो भी पैसा बैठेगा ही, तो यहाँ से पैसा आया, तो ये आंसर है इसका। 3 न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल 5 6 7 जी 7।
वो कहना ये चाह रहा है कि इनमें से किसको हम एज अ पॉजिटिव लिखते हैं, वरना टेक्निकली कोई इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी है। तो इनमें से किसको इनफ्लो यानी किसको हम पॉजिटिव लिखते हैं? तो डेटर्स में डिक्रीज को पॉजिटिव लिखते हैं और क्रेडिटर्स में इंक्रीज को। तो बी और अच्छा, कैश फ्लो के लिए याद रख लें, एमसीक्यूज में मुझे ये महसूस हुआ, डिविडेंड पेड आईएस की तरफ से, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग दोनों में इजाजत है, और ज्यादातर प्रेजेंट फाइनेंसिंग में होता है, इसलिए मैंने फाइनेंसिंग में रखवाया। एमसीक्यूज जो उसमें 2-3 है उसमें बड़ी सख्ती है इनकी तरफ से कि डिविडेंड पेड को वो मान ही नहीं रहा कि फाइनेंसिंग से बाहर निकालना है। तो आप फॉर्मेट में भी मैंने डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में ही रखा है, इसीलिए तो इसलिए डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग ही में हम रख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो फाइनेंसिंग में आना है? डिविडेंड पेड। हाँ, अगर ऐसा होता कि कोई मुकाबला आ जाता, जैसे इश्यू ऑफ राइट शेयर आ रहा होता, फिर इश्यू ऑफ राइट शेयर देते, क्योंकि डिविडेंड पेड तो फिर पक्का फाइनेंसिंग में नहीं है ना, लेकिन अब इसमें बाकी में फाइनेंसिंग वाली चीज ही कोई नहीं, तो इसलिए डिविडेंड पेड पूछा उन्होंने। ये कि फाइनेंसिंग में क्या आएगा, तो इनमें से तो डिविडेंड पेड ही है। 10 इनमें से क्या है जो कैश फ्लो पढ़ने वाले को खास फायदा होगा? कैश फ्लो का उसको पता चलेगा बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाता है? नहीं। डेट इक्विटी रेशियो निकाल लेगा इससे वो है? नहीं। नेट एसेट्स यानी इक्विटी पता चल जाएगी कितनी है? नहीं। तो पीछे रह ही भी जाता है। वैसे बी का मतलब ये है कि उसको पता चल जाएगा कि बिजनेस कितना कैश कमा रहा है, ताकि आइंदा के लिए एक्सपेक्ट कर सके कि बिजनेस इट हेल्प यूजर्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। जिस साल में कैश फ्लो नजर आ रहा है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगला साल भी कोई ऐसा अच्छा सही होगा। ये बी का मतलब है। बहरहाल अगर बी ना भी समझ आए तो ये तो बहरहाल कैश फ्लो के नहीं होते। तो आप एमसीक्यू में अगर सही आंसर नहीं ढूंढ पा रहे तो आप जो कंफर्म गलत है उनको भी अगर हटाना शुरू करें ना तो फिर हिंट मिल जाता है। 11, 12, 13 इनडायरेक्ट मेथड में गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हम पीबीटी में लेस करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम इसलिए ऐड बैक कर रहे होते हैं, एडेड, क्योंकि नीचे अलहदा से हमने इंटरेस्ट पेड दिखाना होता है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी ऐड बैक कर रहे होते हैं क्योंकि तो है ही नॉन कैश चीज। तो ये दो चीजें जो ऐड कर रहे होते हैं, ये तो वैसे भी ऐड नहीं कर रहे होते और ये तो होता ही नहीं क्योंकि हमने तो शुरू ही पीबीटी से किया होता है। नंबर 15 प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स का मतलब है कि जितने पैसे मिले बेच के, एसेट बेच के जितने पैसे मिले वो इनमें से कहां आ रहा है? बी में आ रहा होगा, पीएनएल में थोड़ी आ रहा होगा भाई। पीएनएल में तो उसका प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा। प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स यानी जितने का बेचा वो कहां आ रहा होगा? तो वो तो कैश फ्लो में आ रहा होगा सिर्फ। प्रोसीड्स का मतलब है जो पैसे हैं, तो नॉन करंट एसेट जितने का बेचा वो पैसे, वो इनमें से कहां मिलेंगे? कैश फ्लो में मिलेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21 फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं डेट इक्विटी को। तो इससे हमें यह पता चलता है कि डेट इक्विटी कैसी है? नहीं, लिक्विडिटी ये पैसों को कहते हैं, लिक्विडिटी पैसों को कहते हैं। यही वजह है कि लिक्विड रेशो, वो करंट रेशो, क्विक रेशो, तो लिक्विडिटी कहते हैं मेनली पैसों को। सॉल्वेंसी ये लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के करंट एसेट ज्यादा है नहीं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पैसे का फ्लो, लिक्विडिटी पैसे के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। पानी लिक्विड है ना, तो फ्लो करता है पानी, तो लिक्विडिटी पैसे के फ्लो के हिसाब से देखते हैं। तो इनमें से कौन सा कैश फ्लो से कौन सा फंक्शन पता चल रहा होता है? लिक्विडिटी। 22 सेल्स और परचेजेस और एम्प्लॉय की सैलरीज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की चीजें हैं। हाँ जी, राइट इशू 24 इक्विटी और बोरोइंग्स में जो चेंजेस हैं वो कहाँ आती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में।
इनमें से क्या है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि बाकी तो वैसे तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा फोकस डिविडेंड पेड है, क्योंकि प्रैक्टिस में भी डिविडेंड पेड है जो फाइनेंसिंग में आ रहा होता है। 26, 27, 28 इन्वेस्टिंग 30। इनमें से क्या है जिससे पैसे बढ़ जाएंगे? हाँ जी, सी, डेटा से पैसे मिलेंगे तो कैश बैलेंस बढ़ेगा। कंपनी प्रॉफिट्स बहुत कमा रही है लेकिन पैसे नहीं है, क्योंकि मशीन खरीदी है, द रीसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। देखें, प्रॉफिट्स हैं, पैसे नहीं है, तो किधर के पैसे? मशीन खरीद ली। और ये 32 जो है, ये पहले भी एक दफा ना शायद रेशोज में मैं कर चुका हूं आपको बात, सेम सवाल था। देखो किया हुआ सवाल है, फिर भी बी है, बी। फायदा क्या है यार सवाल कराने का सारा? अभी पिछले हफ्ते किया है। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिनको ज्यादा कैश फ्लो के मसले हो जाने। गवर्नमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, वाइडर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट। को पाकिस्तान का कोई कंपनी है जहां ये एटम बम की चीजें बनती हैं, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ना ना ना। एक नया रिटेलर है जो बहुत एम्बिशियस है कि हमने एक्सपेंड करना है, तो इसको मुश्किलें होने वाली हैं। 33, बस 2 रह गए। अगर लोन पे कर दें तो इमीडिएट इफेक्ट लोन डेबिट कैश क्रेडिट, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं, तो बस बचता ही है, बचता ही सिर्फ ऑप्शन ए है। और कैश पे कर रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव आंसर आ रहा है, होने को तो वैसे ए भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना ये एमसीक्यूज में ज्यादा टची है इस बारे में, तो सी कि क्रेडिट सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है। और ये एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो चुका है, ये वाला, ये पिछला वाला, ये तकरीबन। हाँ जी, 35। इनमें से क्या है जो कैश फ्लो नहीं है? बैड डेट से। और 36 ये अभी 34 जो किया था। बस रेशोज कह रहा हूँ, एरर्स फिर इंशाल्लाह कल से शुरू करते हैं। ठीक है, अल्लाह।